बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहूँगी जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, ऑफिस के लिए तैयार होंगे। बच्चों के स्कूल आज 20 दिसंबर है, तो आज बच्चों का मेरे ख्याल से लास्ट डे है, या जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि लास्ट डे मुझे याद है, आई रिमेंबर हम जब स्कूल जाते थे तो छुट्टियों से एक दिन पहले हमारी अपनी मर्जी की एक छुट्टी होती थी, क्योंकि हमें लगता था अटेंडेंस नहीं होगी। टीचर्स ने कहा क्या ज़रूरत है आने की, तो हम ये बहाने करते थे कि आखिरी दिन भी हम किसी तरह स्किप कर दे। तो आजकल के बच्चे भी आई गेस वैसे ही हैं। ये अच्छी बात थी, मैंने कहा सुबह आपका मूड अच्छा किया जाए। सियासत का सुनकर आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो उस पर कोई बात नहीं। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं कैसे सुबह सुबह ऐसी बातें करती हूँ। लेकिन जनाब, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो ख़बरें हैं वो कुछ नई तो नहीं है, लेकिन उसी तरह से मुज़ाकरात को लेके जिस तरह से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक बयानबाजी का सिलसिला है, और ये सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल कयास को कम करने की बजाय मज़ीद ट्रिगर कर रही हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की बजाय हुकूमत से करना तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं था, लेकिन अब वो बातचीत के हक में। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी बातचीत खान साहब को खुद करनी चाहिए, तो फिर आगे से तहरीक इंसाफ कहती है कि जी एक बंदा जेल में बैठा है, वो बातचीत कैसे करेगा। अब जो क़यादत है उससे हुकूमत बात करने को तैयार नहीं, तो अजीब व गरीब सिनेरियो है। आज पहली बार जब से मैंने शो शुरू किया है, हम स्काइप के ऊपर या जूम के ऊपर मीर साहब का तज्जिया लेते थे, लेकिन आज हमने इनको पहली दफ़ा अपने सेट पे दावत दी है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं सुबह सुबह ये सोच रही थी कि बड़ी हिम्मत का काम होता है घर से आना और यहाँ पे आना, सो आई एम ग्लैड कि आपने ये एफर्ट की। मीर साहब, सबसे पहले क्रिकेट पे बात करते हैं ना, क्योंकि आपका क्रिकेट का बैकग्राउंड भी है। साउथ अफ्रीका हम समझ रहे थे T20 के बाद कि बड़ी चैलेंजेस और बड़ी डिफिकल्ट सिनेरियो होने वाला है, बट कल के मैच के बाद हमारे जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन्होंने भी परफॉर्म किया है। क्रिकेट ये दो फॉर्मेट्स हैं। T20 में चल गए नहीं चल गए। वनडे के अंदर पाकिस्तान ने कंसिडरेबली बेटर परफॉर्म किया हुआ है, और आई थिंक कि ये लड़के अब एक रोल पे हैं। 2 मैचेस जीत गए हैं ये, एंड ऑफ कोर्स अब थर्ड भी आएगा, व्हाटएवर, बट द क्वेश्चन इज इनको उसी मोमेंटम से खेलना है। ये नहीं है कि भाई 2 जीत गए सीरीज जीत। इट इज़ नॉट द सीरीज, इट इज़ द एटीट्यूड, एंड ऑफ कोर्स आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या विल यू मेंटेन दैट। यहाँ पता चलेगा हमें कि क्या ये प्लासिड हो जाते हैं, डोसाइल हो जाते हैं, या दे कंटिन्यू with the same venom जिस तरह ये पिछले मैच में खेले। So I think Pakistan is doing well. हम बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं लड़कों के ऊपर, and it's a bit unfair. हम ये कहते हैं क्रिटिकल हो रहे हैं, हम आप पे तनकीद करें, हमें गलत साबित कर दें। We are glad about it कि कोई हमें गलत साबित कर दे। वो वही चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि आप हम पे जितनी तनकीद करें, आप हमें गलत साबित करें, हम बहुत खुश होंगे। So मीर साहब, सियासत में हमें कोई गलत साबित नहीं करता। हमारी तमाम तर तज्जियों पे तनकीद भी होती है, सवालात पे भी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रही। मुज़ाकरात को लेकर आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ का स्टैंड और जिस तरह से हुकूमत उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें, एक है मुज़ाकरात और एक है मुज़ाकरात। ये मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात नहीं है। ये दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से नॉन सीरियस हैं। ये एक बात करता है, दूसरा कुछ और कह देता है, ये करते हैं, दूसरा कुछ और कहता है। हमने अवाम का सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है। इन पार्टियां आएंगी, ये पार्टियां जाएंगी, हमने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे सोचना है, एंड नो वन थिंक्स अबाउट इट। एट द एंड ऑफ द डे आपने भाई जब तक आप बात नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये PTI का पहले था जी एस्टैब्लिशमेंट। भाई वाई एस्टैब्लिशमेंट? तुम अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी से बात करो। वो कहते हैं इनके पास अथॉरिटी नहीं। उनका स्टांस ये है कि जी अथॉरिटी हो तो हम बात करें। सच्ची बात पूछ रही? बात तो सही है बात तो सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखो, अब आर्मी ने भी कहा है हम बैकफुट पे रहेंगे, तुम करो जो करना है तुमने। सो वी हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। लेकिन आर्मी, हम बड़ी आर्मी की बातें करते हैं। आर्मी आती क्यों है? इसलिए आती है कि आपके पॉलिटिकल फेलियर्स हैं, और आप मुल्क को उस वक्त वहाँ लेके जाते हैं जब आपके पास पैसा कोई नहीं है, आपकी फॉरेन रेमिटेंस कोई नहीं आ रही, आपका जो रिजर्व्स हैं बिल्कुल ड्विंडल कर जाते हैं, तो somebody is going to come and rescue you. So it is not कि आर्मी likes to come in, आर्मी को मजबूर करके सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर देते हैं ये लोग।
एंड आई थिंक दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। आपस में बैठो, भिड़ो, जो मर्जी करो, असेंबली के अंदर करो। वरना फिर असेंबली का फायदा क्या है? अगर हमने असेंबली को डी चौक पे असेंबलियां बना देना है या कहीं और आपने असेंबलीज बना देनी है, तो फिर इनको बंद कर दें आप। सेनेट को बंद कर दें, प्रोविंशियल असेंबली बंद कर, जो आपने करना है प्रोविंशियल या नेशनल इसके जो हमारा असेंबलीज है उसके अंदर आप करो। अच्छा मीर साहब, अब मसला ये है कि यहाँ पे जो बातचीत का मामला है, आपने अभी खुद बात की कि नोबडी इज टेकिंग दैट सिनेरियो सीरियसली। हर कोई उस पे ये चाहता है कि पॉइंट स्कोरिंग हो जाए कि हम मुज़ाकरात करे थे, पहले क्यों नहीं आए, अब भाई आ गए, अब बात कर ले। लेकिन अब मसला ये है कि बात का नतीजा भी निकलना चाहिए। अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात करें, एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है हम सिविल नाफरमानी तहरीक चलाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हम बात करेंगे, हुकूमत कहती है ये तलवार लटका के आप हमसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अगर उसको पोस्टपोन किया है तो बात इस तरह से, और जो तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, आप समझते हैं कि क्या वो इतनी कैपेबल है कि वो अब बानी पीटीआई या खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर इन मुज़ाकरात को बेहतर तौर पे कंडक्ट कर पाएगी? देखिए, जो भी बात होगी दैट विल बी थ्रू इमरान खान, सिंपल एज दैट। ये कोई गलतफहमी में होंगे कि ये खुद को नेगोशिएट कर देंगे, जो वो उनको कहेगा, उनका लीडर है वो। सिमिलरली आप नून को ले लो, जो नवाज शरीफ कहेंगे वही चीज होगी, पीरियड। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल शहबाज शरीफ हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ बात करेंगे वही बात होगी, और सिमिलरली विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब नीचे जो हमारे हर पार्टी के अंदर हॉक्स हैं, दे डोंट वांट कि ये पार्टीज हैं ये स्ट्रांग आगे जाए। हर पार्टी जो है ये कोशिश ये करती है कि बस मैं पावर में आ जाऊं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आप लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। We've got to start worrying about the legacy for the future of the country. हम सोचते हैं 2 साल 3 साल की हमारी सोच है, और उसके अंदर कोई आगे चलता नहीं है। अब I don't support any party. I support everybody who's doing the right thing. Yeah, absolutely. And that's the way it is. एहसन इकबाल ने एक बनाया था 25 ईयर का विजन, फैंटास्टिक। ये आए पीटीआई आई पंजाब में, बुज़दार जो चीफ मिनिस्टर, उसने उसको फॉलो किया कि हम उसको कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात थी। आई थॉट दैट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि ये पीटीआई वाले जो नून लीग का बनाया हुआ एक मॉडल था, उसको फॉलो कर आगे लेके चल रहे थे। बट द क्वेश्चन इज, हर जगह जो भी आप करते हैं वहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। अब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो होती है वो पार्टी के अंदर आप एक वो कर दें, एक किसी लीडर को, लीडर तो खैर है कोई नहीं, प्लीडर्स नहीं हैं, किसी प्लीडर को कह दो हाँ भाई ये बोलो, वो एक ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देगा, इधर से रिएक्शन आ जाएगा, इधर से रिएक्शन आएगा, इधर से काउंटर रिएक्शन आ जाएगा, विद रिजल्ट कि हमने जो बात करनी है पानी की, एम्प्लॉयमेंट की, और यू नो आपकी महंगाई की बात करनी है, उस पर तो कोई बात है ही नहीं। हमारी नेशनल डिबेट ये है, आप चोर हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ आप चोर हैं, दैट्स इट। यू आर सो राइट मीर साहब। ये जो आपने भी बात की ना कि ये जो आके बयानात का सिलसिला है, हर शाम को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया टॉक हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं हो रही कि अवाम कितनी मुश्किल में है, अवाम के क्या मसाइल हैं, उनके घरों में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अगर है तो वो इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम यही सुन रहे हैं कि फ़लाने सियासतदान के दौर में ही हुआ, हमारे दौर में ही हुआ। प्रोजेक्ट्स लाना, उनके ऐलानात करना, रोड मैप देना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन इसका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर नहीं आ रहा है। आप और मैं, हम सब पब्लिक में जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, इवन हम एक कैमरा टीम की बात करते हैं, एवरी सिंगल डे दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि एक बेसिक इशू है, और ये एड्रेस करने में अभी तक मौजूदा हुकूमत हो या पहले की हुकूमत हो नाकाम ही रही है। ये इसलिए कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत है। मैं नवाज शरीफ हूँ या इमरान खान या ज़रदारी, मेरे पास लोग आएंगे, मैं आपको कैंसर बता रहा हूँ अपने इधर का, वो आएंगे, मियाँ साहब आपको मैं इतने बंदे ला के दे दूँगा, इमरान खान साहब आपको ये कर दूँगा, ज़रदारी साहब आपको मैं ये कर दूँगा। अब वो ले तो लेंगे क्योंकि पॉलिटिकल आपको चाहिए यू नो सीट्स, ये इमरान वही है ना, वो कहते हैं मैं इनको नहीं लूँगा, सबको लिया, पैराशूटिस्ट्स, ठीक है। अब बात आती है बाद में, फिर वो कहेंगे जी हमने आपको सपोर्ट किया, हमें इधर चेयरमैन लगाएं, इधर एमडी लगाएं, इधर ये करें, या उसको मिनिस्टर बना दें, उसको ये कर दें। कई लोगों के पास एबिलिटी नहीं होती है, नहीं होती है, और आप उनको ऐसी पोजीशन दे देते हैं कि जब हम डिस्कशंस करते हैं पॉलिटिकल और अदर्स, हम देखते हैं कि इदारा फेलियर है,
इदारा इसलिए फेलियर है बिकॉज यू डोंट हैव द राइट केपेबल पर्सन, राइट पीपल फॉर द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब आई एम वेरी वोकल, जो ये सब मेरे दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं, नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स और जर्नलिस्ट। जो गलत करता है मैं बोलता हूँ। अब पीटीआई ने एक आदमी को लगाया मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट कश्मीर। ये अली अमीन गंडापुर, जी जी, he would be a great man, good man, whatever, but the question is does he understand Kashmir? Such a sensitive spot, a flare-up spot between us and India. You need to have a person जिसको पता हो। वो एक प्रेसिडेंट लगे थे जो पहले हमारे थे इधर, प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल रहे हैं वो, सादिक who was also our ambassador in the United States। ऐसे बंदे को लाओ जिसको पता है भाई कश्मीर का मतलब क्या है, मकसद क्या है। हम ऐसी जगह पे लगा देते हैं लोग को कि आप जानते नहीं। आपको पता है, मैं आज आपको बताता हूँ आपके शो में, इमरान को मैंने कहा बात सुन, मेरा दोस्त है वो, मैंने कहा बात सुन, एक कंपनी है पाकिस्तान में $500 मिलियन अपने जेब से लगा रही है, एलपीजी का बाउजर कराची में लगा, उधर गवादर कराची में केपीटी लगाओ। तो मैंने कहा कितने की, कहते हैं, मैंने कहा $4 की है। मैंने प्रपोजल, मैंने कहा $4 के तेरा 1 पैसा गवर्नमेंट का नहीं जा रहा। अच्छा मैं देखूंगा, मैं हमाद से बात, मैं कहा यार व्हाट डू यू मीन हमाद, यू द प्राइम मिनिस्टर, डू इट। भाई तुम्हें अगर $4, वही इन्होंने बाद में $11 के लिए, मुझे बताओ। आपने भी जो सवाल किया, हम पाकिस्तान के अंदर रिएक्शन देते हैं, हम प्रोएक्शन नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। और यही वजह है कि कई सब्जेक्ट्स है, बैठे हुए इंडिया ने 3, 4, 5, 35 लगा दिया, हम चीखे मार रहे। और भाई काम करो, हम काम नहीं करते और यही वजह है कि हम मार खाते हैं। मसला ये है कि काम करने के लिए, एक होता है काम करना, एक काम करने की विल होना और एक काम करने के लिए सर्कमस्टांसेस का होना। अब अनफॉर्चुनेटली जितने भी हम सियासतदान या हुकूमतें आती हैं, वो जब चले जाते हैं तो हमें तो काम करने नहीं दिया गया। जब आने से पहले हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट नून लीग या पीटीआई, इट्स अबाउट अ प्राइम मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर जो आ रहा है, अपनी डेजिग्नेशन पे बैठा है। जब वो आने से पहले बड़ी बड़ी बातें, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, आवाम की होप्स हाई करना, और उसके बाद जब आपके पास पावर आए तो आप इतना पावरलेस फील कराएं कि जी हमारे पास तो पावर ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये जो परसेप्शन आवाम के अंदर जाता है, डोंट यू थिंक कि इससे एक मायूसी और एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है? देखिए, आपने कहा ना कि होप्स हाई होती हैं, ये होप्स हाई नहीं, ये लॉलीपॉप्स देते हैं। ये लॉलीपॉप्स और गोलियां कराते हैं, क्योंकि वो उस तरह ही गरीब बैठा हुआ है, उसके जो हाल बदला ही नहीं, उसका हाल बदला नहीं है। लेकिन अब कहेंगे, मैं किसी की बात करने लगा हूँ, कहेंगे देखो जी उसका सपोर्टर है। मैं सपोर्टर नहीं हूँ, जो अच्छा काम करेगा मैं उसका सपोर्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज इज़ अ फ्रेश ब्लड, शी हैज़ अ फ्रेश अप्रोच और बड़ी प्रोएक्टिव है, एंड आई थिंक शी over a period of time she'll get more seasoned, and she's very ambitious as well. That's the way, and we need people like that. We need people who are like that. We don't need people कि आपको वजीर बना दिया, बैठे हो। आप अपने शो पे ये इलेक्शन से पहले इनको बुला लें, ये वजीर बनेंगे, नजर नहीं आएंगे आपको। सर फोन नहीं उठाते ये खुदा की कसम। और मैं कभी भी ऐसे लोगों को अपने शोज पे नहीं बुलाता। Why? Because जब आप आते हो इलेक्ट हो के, आप लोगों के जवाब दें कि हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं, एंड सो ऑन फोर्थ। लीडरशिप के जवाब वो आते ही नहीं, भाग जाते हैं। The question is कि you should be always in a connect situation लोगों के साथ। हम नहीं हैं। हमने देखो इस वक्त हमारे पास हल्की सी मौसम खराब होता है, स्कूल की छुट्टियां, और भाई क्यों? घर पे नहीं उनको हवा तंग करेगी। ये क्या करते हैं हम? पाकिस्तान को छुट्टियों को जितना पाकिस्तान को शौक है, मेरे ख्याल किसी को इतना शौक नहीं होगा। हमारे तो आए रोज ऐसी छुट्टियां होती हैं कि समझ भी नहीं आती कि कब कल सुबह छुट्टी अनाउंस हो गई है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में पब्लिक हॉलीडे है जी, किसी भी। देखो जी, जो विंटर जो नॉर्मल है, दे फाइन, दैट मेक सेंस, बट एवं छुट्टियां दे देना, यू नो, आपने ये कर देना, वो कर देना। अब आपने इंटरनेट आपका बंद हुआ है, $1 ट्रिलियन का आपको नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ इंटरनेट। $1 ट्रिलियन।
और अभी सर जो स्पीड है उससे और भी नुकसान हो रहा है, हमें इसकी रियलाइजेशन नहीं है। क्यों? और वो किसी फैंटेसी में, और उनकी दुनिया ही और है। वो हमारी आईटी मिनिस्टर आती हैं, वो कहती हैं इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, आप लोग गलत बात कर रहे हैं। देखो, आप झूठ मत बोलो, सबको पता है क्या सच्चाई है। क्वेश्चन इज, मैं कहता हूं ये गवर्नमेंट तकड़ी गवर्नमेंट है, ये क्यों डिफेंसिव पे जाती है? इसको फ्रंट फुट पे है, आओ भाई तुम जल्द से करो जो करना है तुमने, हम भी इधर हैं, करो। और आप इनको करने दोगे, फिर जब व्हील टर्न होगा ना, साइकिल, वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो कल आप भी आओगे ना, आपको भी ये करने देंगे। हमने दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, बट विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। यू डू नॉट ब्रेक द लॉ, कुछ भी हो, कानून को नहीं तोड़ना। बाकी ऑपोजिशन का हक है, जो मर्जी करे, ठीक है ना? ये जो आपने भी बात की है कि जब आते हैं, तहरीक इंसाफ अगर अपनी फाइनल कॉल कह रही है और कह रही है जी हमने एहतजाज करना है, सिविल नाफरमानी से पहले भी हमने जो देखा है तहरीक का, जब इन्होंने ऐलान किया, हुकूमत ने जिस तरह से रिएक्ट किया, कंटेनर्स लगा दिए, इंटरनेट बंद हो गया, लोगों को ओवरऑल हमने जितना एक केओस देखा है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जाहिर है हमने जो सिचुएशंस देखी हैं। मेरे से आपको लगता है कि ये जो हुकूमत जिस तरह से हैंडल करती है इन मामलात को, इससे वो खुद पॉपुलर कर रही है तहरीक इंसाफ को, और डिफेंसिव सिचुएशन में जाके अपने आप को अनपॉपुलर कर रही है। देखें, आप कंटेनर्स, वो जलसा इस्लामाबाद में आपने लाहौर को बंद कर दिया, आपने रिंग रोड्स बंद कर दी, भाई क्यों? क्यों? ये इधर जो लोग हैं, क्या ये आप ही के लोग हैं, ये तो कहीं नहीं जा रहे। आपने हर चीज क्योस, सिटी के अंदर क्योस हो गया, टोटल एब्सोल्यूट टोटल क्योस। अब विद द रिजल्ट के आपके, एक मेरा दोस्त है, उसको $2 मिलियन का नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट पे, क्योंकि उसके वो कंटेनर लगे थे, वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर सका। एंड ही मेक्स अ टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास ब्रांड, कायद आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में है वो। $2 मिलियन का, यार मैं क्या करूं? इंटरनेट से वो बात नहीं, उसने अपने मैनेजर को दुबई भेजा ताकि वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ बात करें। How unfortunate is that? देखो, we've got to think, गवर्नमेंट जो भी होती है, कई लोगों को पसंद आएगी, कईयों को नहीं आएगी, बट आपके पास दो चॉइसेस हैं, या एनर्की या कन्वेंशन। तो कन्वेंशन के अंदर सपोर्ट द गवर्नमेंट यार, और आपने तनकीद करनी है, असेंबली में चले जाएं। एक्चुअली प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज करें ना कि आप सड़कों पे आए और आप धमकियां दें। आप बेहतर है राइट तरीके से ऑपोजिशन करेंगे तो मेरे ख्याल से हुकूमत भी शायद बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड कर सके। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, आज 20 दिसंबर है, आलमी यौम यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि इंसानों में जो इत्तेहाद है, ताउन है, इंसानी हकूक़ है, इसकी अहमियत को उजागर करना। और आजकल के माशरे की जहाँ हम बात करते हैं, बड़ा ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना अवेयरनेस के हवाले से। ऑब्वियसली एक दिन से ये सारी चीज़ें बेहतर नहीं होती, लेकिन एक दिन को सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे मौजूद है कि किस तरह से हमने अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोसाइटी को लेकर हमने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को जारी रखना है। क्योंकि ज़ाहिर है हम आलमी सतह पर अगर बात करें तो गुर्बत की बात करते हैं, गैर इंसाफ़ी रवैये की बात करते हैं, ना इंसाफ़ी रवैये की बात करते हैं, दीगर मसाइल की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हम एज अ सोसाइटी इसमें अपना रोल अदा करें। और जहाँ पे हम इंटरनेशनल ख़बरों पे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है, इसके अलावा कश्मीर के अंदर जो हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या वाकई हम इस दिन की अहमियत को समझते हैं या सिर्फ हम एक सिंबॉलिक तरीके से इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। रूबी इमरान हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर भी, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या ये जो दिन हम आज जिसको 20 दिसंबर को आलमी यौम यकजहती का दिन हम कह रहे हैं, क्या हम वाकई इसकी अहमियत से इतने वाकिफ़ हैं या हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं एज ए सोसाइटी भी और इंटरनेशनली भी जब हम खबरों को देख रहे हैं?
सबसे पहले तो देखें, इंसानी हकूक़ जो है ना किसी भी माशरे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और जब भी इनमें बिगाड़ आएगा आपके माशरे में, वो फिर वो कह लें कि नाइंसाफ़ी की सूरत में, जुल्म की सूरत में, बर्बरियत की सूरत में वो चीज़ें सामने आएंगी। अब इसकी अगर थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो जैसे 1948 में इसको जो है प्रॉपरली इंसानी हकूक़ के तौर पर इस कन्वेंशन को जो अडॉप्ट किया गया, जिसमें बेसिक 30 आपके जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया और डिस्कस किया गया। बेसिकली वही चीज़ें हैं कि ये जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया को महसूस हुआ कि नहीं, अब अगर ये चीज़ें ना रोकी गई तो आने वाले वक्तों में ये बिल्कुल इंसानी जो वो जाने हैं वो ख़त्म होकर बिल्कुल जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी चीज़ें। तो ये कुछ लोगों को, जब ममालिक को तमाम को ये ज़रूरत महसूस हुई और तमाम ममालिक ने मिलकर इस पे कह लें कि उस वक्त जो तकरीबन आई थिंक 48 के करीब इनको बैठ के और एक असेंबली के तौर पर, जैसे हमारी जनरल असेंबली है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड जो इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और जब आप एक असेंबली के तौर पर तब बैठ के उसमें ममालिक ने 48 ने कि जी हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट्स, इंसानी हकूक़ क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, उसमें बेसिकली तो यही है ना कि जो आम किसी भी माशरे में इंसानी हकूक़ देखा जाए तो क्या है, हर इंसान बेसिकली तो आज़ाद पैदा हुआ है। हकूक़ क्या है? आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपका इंसाफ, आपको माशरे में इक्वालिटी, हर तरह के हकूक़, ये बेसिक आपका राइट है, जिनको बड़ी खूबसूरती से इनमें इनकी शकों को बयान किया गया। लेकिन आया हम ये देखा जाए, जिस तरह आज हम ये दिन मना रहे हैं, हमारे माशरे में या इंटरनेशनली तौर पर ये इम्प्लीमेंट कितना है? बेसिक क्वेश्चन ये है। अच्छा रूबी, जैसे आपने खुद का इम्प्लीमेंट नहीं है, और लेकिन हमने देखा है कि जिन हम इंसानी हकूक़ की तंजीमों की बात करते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ज़ाहिर है हम आज़ाद पैदा हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारा राइट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड इदारा और मे बी वट एवर इट इज़। लेकिन एट द सेम टाइम इन इदारों का रोल भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर भी। हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारी आंखों के सामने है वहाँ पे क्या हो रहा है, हम गज़ा की बात करें, इससे पहले भी हमने देखा है कि इंटरनेशनली जितनी भी जंगें हुई हैं जिसके इंसानी हकूक़ की जिस तरह से पामाली या खिलाफ वर्जी की गई है, उसमें रोल इन इदारों के अलावा एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन भी बनता है। हम क्या उस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं कि ठीक है हमें एक चीज़, और इवन हम मुसलमान होने का कहते हैं, हमारे अंदर तो हकूक़ इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इंसानियत, रहम दिली, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे रिलीजन की बात करें ना, तो जितना हमारे मज़हब ने खूबसूरती से बयान किया गया ना, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी हर जगह आप देखेंगे हकूक़ या फ़राइज़ ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। हमारा मज़हब वो वाहिद मज़हब है जिसमें हकूक़ और फ़राइज़ को बड़े तवाज़ुन से बयान किया गया, चाहे वो इंसानी हकूक़ हो, चाहे माँ बाप के हों, चाहे हकूक़ निस्वा हो, चाहे मुआशरे के हों, चाहे वो हुक्मरानों के हों, चाहे अवाम के हों, हर एक को बड़ी खूबसूरती से हकूक़ को भी और फ़राइज़ को भी बयान किया गया। लेकिन हमने जिस तरह बात की कि एज अ नेशन, अगर मुझे आप एक बात बताएं, हम इंटरनेशनली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो गज़ा है चाहे कश्मीर है, लेकिन बात अगर शुरू करें, बात अपने घर से करनी चाहिए। क्या हमारे मुल्क में हम एक आज़ाद शहरी हैं, हमें एक आम इंसान को जिसके पास ये क्या हमारे पास ये तमाम हकूक़ या इनका जो अमल दरामद है वो हमारे यहाँ मौजूद है? बेसिकली तो आप यहाँ से देखें ना, so right. और पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक मुल्क है जिसने इस जितना भी हमारा ये जो मुआहदा हुआ है उसमें उसके भी साइन मौजूद हैं। लेकिन क्या हमारे मुल्क में हमें ये तमाम सहूलियात दी जा रही हैं? बात आई गज़ा की, बात आई कश्मीर की, एज अ मुस्लिम हम लोग बात कर रहे थे तो हमें तो 1400 साल पहले बता दिया गया। so right. लेकिन आज अगर देखा जाए तो क्या गज़ा में या कश्मीर पर वो हम लोग उस तरह से जिस तरह एज अ नेशन आवाज़ उठानी चाहिए कि हम उठा पा रहे हैं? तो बात तो वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे इंटरनेशनली हो, चाहे आपका डोमेस्टिक हो, चाहे आपका मुल्क हो, जो ताकतवर है हकूक़ भी उसके, फ़राइज़ आवाम के, फ़राइज़ आवाम के लोगों के। अच्छा, अब क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर है हम इस यकजहती को, इस आज़ादी को हम उस तरह से समटाइम्स हम समझते हैं कि हम बहुत सारे मामलों में आज़ाद भी हैं, बट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड देखिए। जो कोई बेसिक उसमें था ना, उसमें राइट्स में बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बेसिक है ना। और सेकेंडली है कि आपकी जबरी मुशक्कत। अब फिर वही हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ वो कहा जाता है ना कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, तो अगर आप बोलने की बात करें तो लब तो आज़ाद दूर रह गए, आपको हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में हमारे ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, इंटरनेशनली भी अगर आप इन चीज़ों को लेकर देखा जाए तो क्या गज़ा में
क्यों सारी अक़वाम मुत्तहिदा जो ये किस लिए ये इदारे बने हुए हैं, वहाँ पे बच्चों की सूरत हाल। आज मुझे एक बात बताएं, हम लोग आलमी दिन मना रहे हैं जी इंसानी हकूक़ का, तो ये हमारे इंसानी हकूक़ के मुंह बोलते हुए एक तमाचा है। देखा जाए कश्मीर के बाद गज़ा, इसके अलावा और पूरे ममालिक में आप देखें, कहीं पर रंग पर, कहीं नस्ल पर, कहीं ना कहीं इंसानी हकूक़ की हमेशा पामाली की गई है। आई एग्री। अच्छा रूबी, अब एज ए सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर जाहिर है ये नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं। आप, मैं, यहाँ बैठा हर शख्स। देखिए इंडिविजुअली सबसे पहले तो अपने अंदर जो है ना, अपने लोगों को अपने घर से बात अगर स्टार्ट करें, अवेयरनेस दें। अवेयरनेस किस तरह? हम देखिए, हम उस मज़हब से अगर बात करें, उस मज़हब से बिलोंग करते कि जहाँ पर यहाँ तक आ गया कि आपके हमसाये के हकूक़, बाकी तो दूर आप छोड़ ही देना, कितने ज़्यादा हम उस मज़हब से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने लोगों को अवेयरनेस दें, ख़ुद में अवेयरनेस लेके आएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा एक अच्छा हेल्दी माशरा उसके तौर पे वो उसमें इस्तेहकाम आए, तो सबसे पहले बेसिकली अपनी जो है तरबियत की ज़रूरत है। अपने घर से इसको लेके चले। अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे कि आपने इक्वालिटी पे, आपने लोगों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होना है, या किस तरह से आपने उनके लिए आगे उन चीज़ों को लेके चलना है, तो ये तरक्की मुल्क में कर सकेगा और इंटरनेशनली हम इन चीज़ों को लेके चलें। अच्छा रूबी, आपने देखा है कि विद टाइम आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारे यहाँ कितनी अवेयरनेस आई है टुवर्ड्स, अगर हम रहम दिली या राइट्स की बात कर रहे हैं या किसी भी ऐसे फैक्टर की जो आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ है, विद टाइम डू यू थिंक अवेयरनेस आ रही है या वाकई हम इस चीज़ से मज़ीद दूर हो रहे हैं? देखिए अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन वो अवेयरनेस को इंतशार का जो है वो उसका रूप दे दिया गया। अवेयरनेस तो आ रही है, ये हम कहें कि अवेयरनेस नहीं आ रही। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है, उन्हें अपने हकूक़ का भी पता चल रहा है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हर तरफ, अगर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो काम कर भी रही हैं, वो चाहे बच्चों के हो, वो चाहे इंसानी हो, वो चाहे लेबर्स पे हो, चाहे वो इक्वालिटी पे हो, बहुत सारी जगहों पे ये काम हो भी रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच रूबी, बहुत शुक्रिया। रूबी इमरान हमारे साथ मौजूद थी जी। आज दुनिया भर में 20 दिसंबर को आलमी यौम यकजहती मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जो तमाम तर इवेंट्स हैं जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है और हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। 2025 से 27 तक जी पाकिस्तान और भारत में आने वाले तमाम तर जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, इसके जो मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेले जाएंगे। ये हाइब्रिड मॉडल में थोड़ा सा इसका आइडिया तो है ही। दोनों टीम्स एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगी। अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक वही पहुंचती तो इवेंट पाकिस्तान में मुकम्मल होगा, और अगर इंडिया पहुंच जाती है तो फिर ये किसी न्यूट्रल वेन्यू यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इस पर तज्जिया लेंगे जी। काशिफ शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो पहले हम कल की फतह या जीत पे बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, कैसा लगा वनडे मैचेस से? चूंकि T20 के बाद वी वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वनडे में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा हमें डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना वनडेज में एक डेफिनेटली एक कारनामा है जो पाकिस्तान ने दिया। अगर आप टीम की बात करें तो ओवरऑल हर टीम के हर प्लेयर ने परफॉर्म किया है। ऑल राउंड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही दोनों शोबों में, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। साउथ अफ्रीका की बहुत मजबूत टीम है, और जब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वनडेज तो हमें सबको पता है कि एक दुनिया की मानी हुई टीम है, और उसको उनके होम ग्राउंड पे हराना एक डेफिनेटली कारनामा है। लेकिन आप देखें कि कैप्टन चेंज होने के बाद एक डिसिप्लिन टीम में नजर आना शुरू हो गया है। जब डिसिप्लिन नजर आएगा तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होती हैं। और सबसे अच्छी खुशाइन बात यह है कि वो यंगस्टर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे उन सबको मौका दिया गया, और एक कंसिस्टेंट मौका दिया गया। कितना मैचेस में साइम अयूब नहीं चल रहे थे, लेकिन उनके साथ परसिस्टेंट रही बोर्ड सेलेक्टर्स, और उनको मौका देते रहे। एंड में जाके उन्होंने डिलीवर किया, और अब वो एक प्रॉपर प्लेयर बन चुके हैं। इसी तरीके से कामरान गुलाम के बारे में बहुत अरसे से हम कहते थे कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाला लड़का है, जिसको मौका मिलना चाहिए, मौका मिला और उसने परफॉर्म किया।
और अबरार को देख लें आप स्पिन में, वो बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये नए यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की एक उभरती हुई टीम है, सारे यंगस्टर्स हैं इसके अंदर, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी सर पर है, बिल्कुल आने वाली है। अगर इसी मोमेंटम के साथ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा तो इंशाल्लाह वहां पर भी हमारी टीम अच्छा कारनामा अंजाम देगी। अच्छा काशिफ साहब, अभी आपने कहा कि हमने ये बड़ी अच्छी इस बार हमने ट्रेंड के लिए एक चीज़ जिस पे हम कायम रहे वो कि हम यंगस्टर्स को बड़ा कंसिस्टेंट रहकर चांसेस देते रहे और उसका रिजल्ट हमने देखा है। डू यू थिंक कि हमें इस स्ट्रैटेजी को आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की मैं बार बार बात करती हूँ कि हमने अपने यंग बॉलर्स को बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया एंड दे परफॉर्म्ड रियली वेल। उन्होंने साबित किया कि वो इतने टैलेंटेड हैं अगर उनको चांसेस मिलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अभी आप साइम की बात करते हैं, साइम ने बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी हैं, सेंचुरी, 98 रन, ये दोनों चीज़ें दोनों मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। बट डू यू थिंक कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये प्रोलॉन्ग होनी चाहिए विद टाइम? जी डेफिनेटली होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और देखें, जब आप यंगस्टर्स को मौका देते हैं, खास तौर पे उन लोगों को जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, तो आप बैक एंड पे और घर पे ये मैसेज दे रहे हैं कि जो परफॉर्म करेगा उसको ड्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेशनल स्क्वाड में आने की और मुल्क को रिप्रेजेंट करने की। तो वहां पर भी टैलेंट जो है वो अपना पूरा परफॉर्म करता है, वो डिसहार्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप प्लेयर को ऐसे जो मौका ना दें जो परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर एक जो है ना वो बैक एंड पे और डोमेस्टिक में वो जज्बा नहीं नजर आता। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में चैंपियंस कप हो रहा है जिसमें सारे लड़के जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें भी डेफिनेटली सेलेक्टर्स की नजर होगी। जो जो अच्छा वहां परफॉर्म करेगा उसको भी आगे लेकर आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से आप टैलेंट ग्रूम करते हैं, इसी तरीके से अपना प्लेयर्स का पूल जो है वो बड़ा करते हैं और अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। तो आई एम श्योर ये क्रेडिट जो है वो आकिब जावेद को भी जाता है कि आकिब जावेद ने ये एक नया जो है सिलसिला शुरू किया। लेकिन इसको हमेशा चलते रहना चाहिए, ये ना हो कि ये एक सेलेक्टर के आने से तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन उसके बाद फिर इसको चेंज कर दिया जाए। मैं समझता हूँ एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ बोर्ड को चलना चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा और टीम अच्छी बनेगी। आगे वनडे के बाद टेस्ट मैचेस आने वाले हैं, उसमें भी देखना होगा कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो आई एम श्योर हमेशा से हम ये बात करते हैं कि टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको ग्रूम करने की जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है और उसके बाद देखें कि वो चीजें जो है सामने आती हैं। ठीक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र किया, पहले तो मैं इसकी तैयारी पे आप से कमेंट लूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो हम इस ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने ये जो अब साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ खेल रहे हैं और फिर अभी एक और सीरीज़ हमने खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारी है हमारे प्लेयर्स की वो कैसी आपको लग रही है? और अगर यही मोमेंटम रहा तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे? आर यू होपफुल अबाउट इट? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप देखें, आपने दुनिया की दो बेस्ट टीम्स को हराया है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका। अब जरूरत इस चीज की है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो फिट रहें, उनकी फिटनेस के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनको ओवरड्यू नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत ली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं ये समझता हूँ कि तीसरे मैच में पाकिस्तान को उन लड़कों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। बेंच स्ट्रेंथ को आपको टेस्ट करना चाहिए कि बेंच पे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे जाकर आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। हमारे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा ओवरड्यू नहीं करना चाहिए, खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, इनकी जगह दूसरे प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान की अगर फिटनेस प्लेयर्स की ठीक रहे तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना करे चैंपियंस ट्रॉफी पे। और उसके अलावा आपका अपना होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, उसका एक एडेड एडवांटेज जो है डेफिनेटली पाकिस्तान के प्लेयर्स को मिलेगा। तो अगर इस मोमेंटम के साथ आए, फिटनेस को बरकरार रखते हुए आए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है टीम वो बेहतर परफॉर्म करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। इंशाल्लाह, वी आर होपफुल अबाउट इट। अच्छा, ये जो हाइब्रिड मॉडल है बड़ा लंबा हो गया, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला बिल आखिर अग्रीमेंट हो गया जी कि अब हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे 2027 तक आईसीसी के जो भी इवेंट्स होंगे। अच्छा डिसीजन आपको लगा है या आपको लगा कि नहीं हमें ये इस बात पे बड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था? बट दो के स्टांस वाज रियली स्ट्रिक्ट एंड लाउड अबाउट इट कि हम जी होगा तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन अब बीच का रास्ता निकाला गया है। ये इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं काशिफ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हाइब्रिड मॉडल का होना, बहुत अनफॉर्चुनेट है, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि क्राउड के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तान में
तमाम पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में देखना चाहते थे। हम ये भी चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में परफॉर्म करे, वो भी हम देखना चाहते थे। और डेफिनेटली इसी तरीके से पाकिस्तान जिसकी कोई प्लेयर्स को इंडियन क्राउड भी देखना चाहता है इंडिया में, तो इस लिहाज से तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्राउड के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसमें चूंकि इंडिया की ऐसी हठधर्मी थी कि वहां पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से पीसीबी ने बहुत अच्छा स्टांस लिया। पीसीबी ने एक दरमियान का रास्ता निकाला और मामले को सुलझाने की कोशिश की। उसमें क्रेडिट डेफिनेटली पीसीबी को जाता है, हमारे चेयरमैन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये अच्छा फैसला किया और फिर उस पर डटे रहे कि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान ना आए लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया चला जाए। मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा एशिया कप में। मैं समझता हूँ वहां पाकिस्तान से ये गलती हुई थी कि पाकिस्तान ने उस वक्त इंडिया की बात मान ली, ये सोचे समझे बगैर कि इंडिया जो है कभी भी अपनी बात पे कायम नहीं रहता, हमेशा अपनी बात से बदल जाता है। लेकिन इस दफा पाकिस्तानी जो है बोर्ड वो मेक श्योर कर रहा है कि हम एग्रीमेंट पक्का करें, लिखत में एग्रीमेंट आए ताकि इंडिया अपनी बात से मुकर ना सके। तो उस लिहाज से डेफिनेटली पाकिस्तान का स्टांस अच्छा है और पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई, इस पे हम डेफिनेटली खुश हैं। अच्छा काशिफ, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि हम खुश हैं कि इस बात पे, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जहाँ पे एशिया कप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी बोर्ड ने इनफैक्ट बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया और गए हमने वहाँ खेला। दो कि वी ऑलवेज नो कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी है, इस तरह की बायलैटरल सीरीज़ की बात आती है, इंडिया ऑलवेज बैक्स आउट और हमें हमेशा ये स्ट्रगल करनी पड़ती है। डू यू थिंक कि ये आईसीसी का इसमें रोल बड़ा, उसमें क्वेश्चन मार्क था उस रोल के ऊपर जो अदा किया आईसीसी की जानिब से? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें, आईसीसी जो है गवर्निंग बॉडी, अगर आईसीसी वहां अपना स्टेप डाउन कर देता और कह देता कि नहीं जी मैंने जो है इस चीज को नहीं मानना इंडिया की और पाकिस्तान के चीज को आगे लेकर चलते और ये कहते कि आपको आना पड़ेगा पाकिस्तान खेलने के लिए, तो शायद यहां तक सिचुएशन ना पहुंचती। लेकिन हम सब जानते हैं कि आईसीसी के ऊपर इंडिया का एक प्रेशर है, क्योंकि वो सारा प्रेशर जो है वो लिंक हुआ है मॉनेटरी बेनिफिट के साथ, रेवेन्यूज के साथ, तो आईसीसी उसको भी मिस नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि आईसीसी ये भी जानता है कि पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच नहीं होगा तो फिर भी किसी भी टूर्नामेंट का, आईसीसी टूर्नामेंट का को वो मजा ही नहीं रहेगा। इसलिए आईसीसी पाकिस्तान को भी मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए आईसीसी ने इस हाइब्रिड मॉडल को बीच में लेकर आया। आईसीसी का अपना बेनिफिट था तो आईसीसी ने यह हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ आईसीसी को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था पाकिस्तान के हक में और कहना चाहिए था इंडिया को कि जब सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में आकर खेल सकती हैं, जब हर किस्म की बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में हो सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहता? क्या वजह है ऐसी? देखें, ये सारा पॉलिटिकल ड्रिवन इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इंडिया की एक साजिश है, मैं समझता हूँ। लेकिन इस साजिश में अनफॉर्चुनेटली आईसीसी ने भी उसका हाथ बढ़ाया है। थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ की हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड शख्सियात मौजूद हैं। एक अपना बिजनेस चलाती हैं और एक बहुत ही वर्सेटाइल, सॉरी मैं गलत बोलने लगती हूँ, वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं और उनके हवाले से भी मैं बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं इकरा का तारुफ करवाऊँगी। इकरा हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ ए स्टूडेंट और आपको हमारे सेट के ऊपर बहुत सारे लैम्प्स नज़र आएंगे जो कि अभी लेट नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में हम इसको ऑन करेंगे तो आपको आइडिया होगा। बेसिकली ये क्या करती हैं, इनका एक आर्टिस्टिक ऑरा के नाम से स्मॉल बिजनेस है, हाथ से पेंट किए हुए लैम्प्स ये बनाती हैं। और अभी मैं इनके जब ये लैम्प्स सेट हो रहे थे तो मैं देख रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह इनके हाथ पे इतनी सफाई है और इतनी खूबसूरती से इन्होंने आर्ट किया हुआ है। इकरा को हम खुश आमदीद कहेंगे। इकरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, हम ज़रूर इसके हवाले से भी बात करेंगे। और जिस वर्सेटाइल शख्सियत की मैं बात कर रही थी, इन्होंने ये सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है बल्कि
एक्टर भी हैं, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसके साथ साथ टेलीविज़न कमर्शियल्स हो, उसके अलावा मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वॉइस ओवर डबिंग हो, ये सब करती हैं ये। इसके साथ साथ थिएटर और शॉर्ट फिल्म्स में एक्टिंग भी कर चुकी हैं और अपनी फ़नी सलाहियतों के अलावा सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करती हैं। उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी है, लाइफ स्किल्स अकेडमी। इस प्रोजेक्ट के तहत वो बच्चों के लिए जी जॉब्स को ज़रूरी जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो देती हैं। मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। हमारे साथ महम नाज मौजूद है। महम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सब कुछ आप करती हैं कैसे? बस मुश्किल है, बट अगर आप में जज्बा हो तो आई थिंक आप कर लेते हैं। डेफिनेटली। अच्छा माँ, मुझे थोड़ा सा बताएं अपना, जाहिर है इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस, लेकिन सबसे पहले आगाज़ आपका कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ तकरीबन 8 साल से। सो आई स्टार्टेड विद टर्किश शोज। उनसे मैंने स्टार्ट किया था। देन डॉक्यूमेंट्रीज, आजकल मैं किड्स एनिमेशन सीरीज कर रही हूँ। एक्टिंग भी आई हैव बीन डूइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। थिएटर कर रही हूँ। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाइक मैंगो बार्स वगैरह, आई हैव एक्टेड अ लॉट इन अ डिजिटल वीडियो कमर्शियल्स। अब इंशाल्लाह कमिंग रमजान आई विल बी इन अ हम टीवी शो एज वेल। ओह लवली, इंशाल्लाह। सो वो मेरा एक्टिंग का सारा है। एंटरप्रेन्योर इट्स ओनली 3 साल पहले की कहानी। हाउ डज इट स्टार्ट? The entrepreneurship. I just figured कि I don't want to do a job anymore. Wow, I wish हर कोई ये figure out कर ले जल्दी. That was when I realized मैंने कहा I want to do something of my own. Although 9 to 5 को छोड़ने के चक्कर में 24/7 I'm occupied. लोगों को लगता है कि जॉब छोड़ के आपके पास बड़े आवर्स होंगे, फ्रीडम होगा, ऐसा होता नहीं है। Once you do your own thing, you're occupied 24/7. हाँ, फिर तो आपकी 9 to 5 वाली जॉब नहीं है ना, फिर तो आपका सारा हर काम आप 24/7 बिल्कुल 24/7 अवेलेबल हो। तो उससे मैंने स्टार्ट किया इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो करती हूँ, और मार्केटिंग का मैं साथ में करती हूँ। और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, जिसका आजकल में लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट है लाइफ स्किल्स अकेडमी के नाम से। तो व्हाट आई हैव डन इज एक ऑर्फनेज में जाके आई हैव सेट अप अ क्लासरूम, एक IT लैब है, रीडिंग कॉर्नर है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और वहाँ पे हम बच्चों को स्किल बेस्ड जो है तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन। तो वॉलंटियर्स आते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, वहाँ पे आके वो एजुकेशन देते हैं। हम उनको IT के स्किल्स, YouTube किस तरह से सीखना है, आर्ट्स होगी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, स्किल्स दे रहे हैं ताकि कल को जाके वो जॉब्स ले सकें ज़िंदगी में। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग बाकी चीज़ें तो ज़रूर सिखाते हैं, मगर बच्चों को जो है जो स्किल्स नहीं सिखाते। इवन हमें उस तरह से किसी ने नहीं बताया। तो आई वांट कोई मनी एजुकेशन के बारे में बताए, कोई डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताए, कि बच्चों को बेसिकली एक नॉलेज होनी चाहिए कि अपने पैरों पे किस तरह से खड़ा होना है। लवली। तो दैट इज व्हाट माय नॉन प्रॉफिट डज। जबरदस्त। अभी हम और भी बात करेंगे। हमारे पास एक और बड़ी आपकी की जैसी टैलेंटेड खातून मौजूद है, इकरा। मुझे ये बताएं कि ये आप ग्लास पेंटिंग या पेंटिंग तो करती होंगी, ये लैम्प्स आप कब से बना रही हैं और ये इतना खूबसूरत काम कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? इस एक छोटे से 6 मंथ पहले स्टार्ट किया था। एक प्रोजेक्ट था मेरा जिसमें मुझे लैम्प्स बनाने थे। क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपने लैम्प्स रेडी करने हैं। तो मैंने मार्केट सर्वे किया और मैंने देखा कि कहीं पे भी ग्लास पेंटेड लैम्प्स नहीं है। लाइक लैम्प्स हैं लेकिन ग्लास पेंटेड नहीं है, जिसमें आप अपना पर्सनल टच आपका हो, थोड़ा सा आप अपने कस्टमाइज आप अपने मुताबिक बनवा सकें। और एक जो ग्लास पेंटिंग का एक रिफ्लेक्ट होता है जो आपके वॉल पे, जब आप लाइट्स ऑफ करके उसके वॉल पे एक रिफ्लेक्ट होता है, वो एक डिफरेंट है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ग्लास पेंटेड लैम्प्स बनाए जाएं। तो सबसे पहला मेरा जो लैम्प था वो इस तरह का ट्राई, पीछे मेरे बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। ये मेरा सबसे पहला लैम्प था जो कि मैंने बनाया था। और उसके बाद फिर मैंने फर्दर डिफरेंट शेप्स में ट्राई किए, साइड टेबल लैम्प्स और डिफरेंट लैम्प्स बनाए। लवली। और ये बहुत प्यारा है। मैं इस ब्रेक के दौरान कोशिश करूंगी कि ये ऑन हो, और उसके बाद हम आपको जब ये जलेगा, इसमें बल्ब की रोशनी से जो शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो रिफ्लेक्शन जाएगी वॉल के ऊपर, ये बहुत बारीकी से काम किया। मुझे बताएं, आपको हमेशा से शौक था पेंटिंग का, और आपकी चूंकि आपने कहा कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और पढ़ भी रही थी, तो उसके बाद आपको ये शौक उधर से ही डेवलप हुआ कि आपने ये अपना वेंचर शुरू करना है? मुझे ये गॉड गिफ्टेड है मेरे पास ये स्किल्स, लेकिन मैंने इसको पॉलिश करना जो उनसे वो मैट्रिक के बाद स्टार्ट किया। मैंने मैट्रिक के बाद यहाँ डिफरेंट कोर्सेज़ किए डिफरेंट जगह पे। लाइक मैं टाफ्टा ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने ग्राफिक का कोर्स किया, डिप्लोमा किया 2 ईयर्स का। उसके अलावा फैब्रिक प्रिंटिंग किया। मैंने डिफरेंट स्किल्स सीखी क्योंकि मुझे डिफरेंट स्किल्स सीखने का बहुत शौक है। That's amazing. और उसके बाद फिर मैंने एंड पे
यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक में एडमिशन ले लिया और यहाँ पे मैंने आगे फर्दर इंटीरियर डिज़ाइनिंग अभी कर रही हूँ। मैं अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। अच्छा, और अब आप सीखे जा रही हैं माशाल्लाह स्किल। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने काम को बिल्कुल स्टॉप नहीं किया कि एक डोमेन में आप रुक गई हो, बल्कि आप उसको एक्सपैंड करिए। मुझे बताएं अभी सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं आप? पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, क्या सबसे ज्यादा मजा आता है करने में? सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मैं इंटीरियर को और पेंटिंग को मिक्स करती हूँ। लाइक जैसे लैंप्स मेरे इंटीरियर का काम था और मैंने उसमें जब पेंटिंग को ऐड किया तो वो एक मेरे लिए बहुत डिफरेंट चीज हो गई। लवली लवली। अभी माहम ये जैसे बात करिए कि इनके पास स्किल था, उसको उन्होंने पॉलिश किया। हमारे यहाँ बच्चों के अंदर स्किल, जैसे आप भी अभी लाइफ स्किल्स प्रोग्राम अकेडमी के तहत जो प्रोजेक्ट कर रही हो, स्किल है उसको पॉलिश और आइडेंटिफाई करने के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो इस हवाले से बताओ, ये आइडिया भी आपने उधर से ही लिया आगे? जी इसी तरह ही है जैसे आपने बात की, एग्जैक्टली वही है। प्लेटफॉर्म्स नहीं है तो आई वांटेड कि बच्चों के पास प्लेटफॉर्म हो, स्पेशली हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड यूथ है उनके पास प्लेटफॉर्म हो। जो प्रिविलेज्ड हैं उनको स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से फिर भी कोई ना कोई चांसेस वगैरह मिल जाते हैं, ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अंडर प्रिविलेज को कोई ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हम वहीं से सीख के काफ़ी कुछ निकल आते हैं। सो आई एम थिंकिंग कि वहाँ पे उनको ग्रूमिंग भी सिखाई जाए, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाए जो कि यू नो लाइक देयर ऑर्फन्स, उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी अंडर प्रिविलेज को। तो इनका भी आई लव्ड हर आइडिया, मे बी शी कैन कम ओवर टू माई लाइफ स्किल्स अकेडमी एंड टीच द किड्स अबाउट दिस। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये आके वहाँ पे उनको एक क्लास दे सकती हैं, गेस्ट स्पीकर कोई सेशन कर सकती हैं। तो अच्छा है देखिए हमने यहाँ पे एक और वो कनेक्शन बना दिया कि अब ये लोग जाके शी इज सो स्किल्ड हरसेल्फ माशाल्लाह। तो अच्छा माँ मुझे बताओ, जाहिर है ये इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो, मैंने जैसे अभी इकरा से भी सवाल किया, आप सबसे ज्यादा क्या एंजॉय, एक्टिंग, वॉइस ओवर, या उसके अलावा ये जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हो, अपनी टीचिंग वाला सिस्टम है, क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? ऑल ऑफ इट। So all of it? All of it. Oh wow. Isn't it difficult कि हम सारा काम कर रहे हो और आप बस एक चीज होती है ना, you love doing. I love acting. So that's a passion of mine. You can say I love to act. और कितना अर्सा हो गया आपको एक्टिंग करते हुए? Theatre I've been doing since a very long time. I'd say like 10+ years at least. So theatre, digital video commercials, ये वो videos वगैरह 5+ years. Theatre like 10 something years. अच्छा, थिएटर की एक्टिंग बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स हम देखते हैं, मोस्टली दे हैव डन थिएटर, और थिएटर और टीवी भी आपने किया है। सो हाउ डू यू फील कि थिएटर की, मुझे लगता है एक्टिंग इज वेरी लाउड, वेरी एक्सप्रेसिव, यू आर परफॉर्मिंग लाइव, नो चांस ऑफ रीटेक्स, आपको एक ही गो में करना है जो करना है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टीवी में यू हैव द मार्जिन, चलो अच्छा नहीं हुआ एक रीटेक कर लो या 2 कर लो या 10 भी कर लेते हैं लोग। सो हाउ डू यू फील कि ये थिएटर से जो लोग आपकी स्किल पॉलिश होती है वो टीवी में जाके बड़ी हेल्पफुल होती है? That's true. थिएटर पर मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज एक एड्रेनलिन रश है। आपने जो करना है उधर ही करना है, ऑन स्पॉट करना है, और लोगों से फीडबैक आपको उसी वक्त मिल जानी है। ऑडियंस सामने बैठी है, इफ़ यू परफॉर्म वेल अच्छी फीडबैक मिलेगी, नहीं है तो उधर ही आपको पता चल जाएगा कि आपने तालियों की आवाज़ से पता लगता है, तालियों की आवाज़ से पता चल जाता है। सो विच इज़ व्हाई आई लाइक थिएटर। इफ़ यू वांट टू सी योर क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर, आई थिंक थिएटर इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको एक्चुअली में पता चलता है, बिकॉज आप लाइव उसी वक्त ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। नॉट सेइंग कि जो लोग टीवी पे एक्ट कर रहे हैं वो नहीं है, ऑब्वियसली दैट इज अ कंप्लीटली। जब मैं टेलीविजन पे गई हूँ मुझे अपने एक्सप्रेशंस टोन डाउन करने पड़े हैं बिकॉज यू हैव बीन सो लाउड, बिकॉज आई हैव बीन सो लाउड। तो वो जो लोग कर रहे हैं उनकी जो स्किल सेट है, सारा कुछ है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो दे आर लाइक मास्टर्स ऑफ इट। मुझे सीखना पड़ रहा है, लाइक आई एम इन द जर्नी ऑफ लर्निंग माई सेल्फ, कि मैं आईज बहुत एक्सप्रेसिव है, तो मेरे डायरेक्टर जो है सारा वक्त मुझे कहते हैं अपनी आंखें जरा तुम कम करो, थोड़ा आवाज जरा धीमी करो, तुम कैमरा पे हो, तुम थोड़े से एक्सप्रेशन दोगी ना फट के स्क्रीन पर आएंगे। तो ही हैज टू रिमाइंड मी अगेन एंड अगेन। जबकि थिएटर पे वहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं देयर लाइक आखिरी कुर्सी तक एक्सप्रेशन जाना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू बी लाउड एक्सप्रेसिव। तो आई मीन इट्स अ डिफरेंस, इट्स अ जर्नी, इट्स अ लर्निंग जर्नी। लवली लवली। अच्छा, अभी चूंकि अब आपने कहा कि अभी आप रमजान प्ले में आगे टीवी के ऊपर मजीद अपने करियर को परस्यू करिए, कोई ऐसा एक्टर हो, कोई ऐसा स्टार हो यू वांट टू वर्क विद? I would love to work with Fawad. Fawad Khan, okay, lovely. Most of the girls, most of the youngsters who are, हाँ, सबका dream actor वही है. Yeah, I can imagine. Would love to work with him. Lovely. Someday. इंशाल्लाह, why not? अच्छा ambitious होना चाहिए लाइफ में आपको. अच्छा जी, इकरा, आप मुझे ये बताएं कि आपने लैम्प अभी आपने सीखे जा रही हैं माशाल्लाह, आप रुक नहीं रही हैं, तो आगे क्या प्लान्स है, क्या करना है और मजीद अपने इस टैलेंट के साथ?
इंशाल्लाह मुझे आगे इसको लेके चलना है और मुझे इसको, एक तो मेरा एम है कि मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट को डिफरेंट स्किल्स सिखाऊं। पहली चीज़ ये कि मैं सिखाना चाहती हूँ, मैंने एक स्टूडियो स्टार्ट किया था थोड़े से टाइम के लिए, बिकॉज मैं स्टडी करती हूँ साथ, तो वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था। इंशाल्लाह मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद ये सब स्टार्ट करूँगी। सो मैं एक तो सिखाना चाहती हूँ और दूसरा मैं एक छोटा सा एक लाइटिंग हाउस और इस तरह से बनाना चाहती हूँ, इसको आगे फर्दर लेके चलना चाहती हूँ और मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अभी आपने इसको कमर्शियली नहीं करना शुरू किया आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आप इसको कमर्शियली आगे परस्यू करो? अभी सिर्फ मैं इसको इंस्टा पे सेल कर रही हूँ, उसके अलावा एग्जीबिशंस अटेंड करती हूँ और वहाँ पे मैं इसको, अभी मैंने एक रिसेंटली इस्लामाबाद में एग्जीबिशन लगाया था, वो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था। और ये रिस्पॉन्स कैसा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, मतलब लाइक किसी ने अगर नहीं भी बाय किया ना, लेकिन वो आके वो इस डिफरेंट आइडिया से हर किसी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा कि ये बहुत अच्छा है और एक बहुत डिफरेंट चीज है, तो उसने मुझे बहुत ज्यादा वो एक किया है। मुझे बताओ कि अभी आप जो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये आप आर्टिस्टिक ऑरा के नाम से हो? ओके, आर्टिस्टिक ऑरा। तो कैसा लोगों का जो इंस्टाग्राम या वैसे आप सोशल मीडिया पे कह रहे हो कि आप इसको कमर्शियली लेके जा रहे हो, रिस्पांस कैसा है? एग्जीबिशंस के अलावा जाहिर है एक चीज तो आप लाइव देख रहे हो ना, क्योंकि आप एक ऑनलाइन चीज देख रहे होते हो, लोगों को बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लाइक कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि मैं स्टडी के साथ इसको खुद सारा देख रही हूँ, लाइक मेरे घर वाले मेरी हेल्प करते हैं इसको सारा कुछ करने हैं, लेकिन पेंट मैं खुद करती हूँ इसको, तो वो एक डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभार इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं और इतना ज़्यादा, मतलब लोग बहुत इसको पसंद करें, इतने ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं मुझे कैंसिल करने पड़ते हैं। ओए होए, अच्छा माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, कैंसिल ही क्या करो यार, नेवर से नो टू वर्क, कभी भी नहीं करना चाहिए। जो काम हो, अगर माशाल्लाह अगर आप यू आर गॉड गिफ्टेड, आप अच्छा काम कर रहे हो, व्हाई नॉट। आई एम ग्लैड कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा महम, अब मुझे ये बताएं कि जाहिर है एक्टिंग, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपने करनी है साथ साथ, लेकिन आपने बहुत सारे दीगर महाजों पे भी बहुत सारी चीज़ें खोली हैं। सो इसके बाद आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं कि आपने अपनी कौन सी चीज़ को आगे परस्यू करना है? बेसिक बन चुकी है, तो कंपनीज को तो डेफिनेटली आई विल बी रनिंग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेरा नाम है ह्यूमंस ऑफ लाहौर, बाय द वे, तो उसको भी डेफिनेटली करूंगी। अभी एक ऑर्फनेज में किया है, इसको मैं मल्टीपल ऑर्फनेजेस में लेके जाऊंगी, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑन माय एजेंडा। वॉलंटियर्स आहिस्ता आहिस्ता मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं और वो क्लासेस जो आप सोशल मीडिया हैंडल जहां पे वॉलंटियर्स, आप बताएं प्लीज। ह्यूमंस ऑफ लाहौर _official, Humans of Lahore _official. Okay, this is like आप volunteer, आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी anybody who is interested, वहाँ पे बच्चों के पास आके क्लासेस देने के लिए, कोई भी स्किल देने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए, they can definitely reach out to me. I would love that. Lovely. मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एक और आर्टिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगी और हम ये लैंप्स जलाकर वापस आएंगे ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि कितना ज़बरदस्त टैलेंट है इकरा के पास। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। और आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे, देख सकते हैं कि नहीं अभी देखेंगे आप, लैम्प्स जल गए हैं और ये इतने प्यारे लग रहे हैं। मेरे पीछे फ्रेम में आपको, बल्कि साइड पे फ्रेम में नज़र आएगा, जो कि इनका पहला लैम्प था, राइट इकरा? और ये अब लाइट जल कर ये कितने खूबसूरत, इन पे जो प्रॉपर आर्ट की हुई है, ग्लास पेंटिंग की हुई है इकरा ने, वो नज़र आ रही है, प्रोमिनेंट हो रही है। इकरा मुझे बताएं, एक लैम्प आप जब पेंट करती हैं तो आपने ये जो इसके ऊपर जो भी पेंटिंग बनाई है, कासिल है, मैं एक शिप देख सकती हूँ और उस साइड पे वैन गो है। अच्छा ओके, तो ये कैसे आइडिया अपनी मर्जी से करती हैं या फरमाइश आती है जब लोग ऑर्डर करते हैं तो अपनी मर्जी से बताते हैं? मैं ज़्यादातर जो उनसे वो लोगों की मर्जी से करती हूँ, क्योंकि लोग अपने मुताबिक कुछ जो वो पेंट करवाना चाहते हैं मैं उनके मुताबिक वो पेंट करके देती हूँ, और अगर वो कहते हैं कि अगर आप अपने मुताबिक करना चाहती हैं तो मैं वो भी करती हूँ। ये मैंने अपने मुताबिक किया हुआ, ये भी एक ऑर्डर है जिनका। अच्छा, ये ऑर्डर है, ओह लवली। मुझे ये बताओ इकरा कि जब जाहिर है जब आप पेंट कर रहे होते हो तो हर एक की डिमांड, आपने कहा कि लोग कस्टमाइज कराना चाहते हैं, अभी तक आपने जितने ऑर्डर्स दिए हैं, कुछ पेंट किया है, सबसे इंटरेस्टिंग क्या पेंट किया है जो आपको लगता है कि लोगों ने कस्टमाइजेशन में बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझसे बनवाई है? कस्टमाइजेशन में ये वाला, ये एक ऑर्डर है जो कि मैंने भी कल डिलीवर करना है। और ये जो उनसे मुझे कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक नहीं पसंद, लेकिन ये एक ऑर्डर था और उन्होंने कहा था कि हमें कैट ही चाहिए, तो फिर मैंने पेंट की, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इसको पेंट करके।
डिफरेंट सा वो था। हाँ, और आपको एक लैम्प या एक ग्लास पेंट करने के लिए हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर? मुझे 2 दिन चाहिए होते हैं। 2 दिन चाहिए होते हैं। ओके ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा माहम, अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर स्किल किसी भी तरह का होता है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए या उसको इन्हांस करने के लिए वी डोंट हैव प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स। एक्टिंग भी मैं जानना चाहूँगी, जाहिर है बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, वो टाइम जब वो फील्ड में होते हैं सीख लेते हैं। डू यू थिंक वी नीड प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स फॉर एक्टिंग जो कि थिएटर के अलावा भी हों, जहाँ पे लोग सीखें? हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी एक्टिंग की फील्ड में दी है, वो सिखाएं, एक इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पता हो कि बेसिक्स जो एक्टिंग की है वो होनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनली ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टर, आप मुझे बेहतर बता सकती हो कि कितना ज़रूरी है ये सब होना। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। एंड ऐसे आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनली तो वाकई में इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे जो भी पॉलिश्ड एक्टर्स होते हैं वो जहाँ के वहाँ पर क्लासेस वगैरह देते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड होना चाहिए और एक्टर्स को देना चाहिए। बट एज यू सेड योरसेल्फ, जो काम में आता है, जैसे थिएटर आपको पॉलिश कर देता है, आप खुद ही सीखते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं खुद ही सीखते हैं, ड्रामाज में भी जाते हैं, आपको चांस मिल जाता है, खुद ही सीख जाते हैं। आई मीन वहाँ पे जब हम जाते हैं, हमारे सीनियर्स बैठे होते हैं, वो तो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जैसे आई वुड से कि जो मैं शो कर रही हूँ तो ऑल माई सीनियर्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल कि आप ये कर लें, इस तरह से कर लें, तो दैट इज़ अ थिंग। बट प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स में जिस तरह से होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा एक्सेप्ट आई थिंक NCA जो थिएटर का करते हैं। उसके अलावा जैसे टेलीविजन एक्टिंग है या ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इस तरह का कोई भी नहीं। इवन हमारे एक्टर्स भी, मैं कल ही न्यूज़ पढ़ी थी, आयजा खान भी उन्होंने एडमिशन लिया इंटरनेशनली टू एन एक्टिंग स्कूल टू लर्न। तो दैट शुड बी समथिंग जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी हो, बिकॉज वी हैव अ वैरायटी ऑफ ब्रिलियंट एक्टर्स। तो इवन इंडिया में हर जगह पे ये होता है एक्सेप्ट आई थिंक आवर कंट्री, एंड दैट्स अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट दैट यू रेज्ड। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है विद टाइम, जैसे मैंने भी ये सवाल, मैंने आयजा खान की ही एक पिक्चर जो एक पेज पे थी कि वो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ एक्टिंग में एडमिशन लिया एंड शी इज नाउ लर्निंग। हालांकि शी इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर और माशाल्लाह शी इज अ सुपरस्टार, बट स्टिल शी थिंक्स कि उनको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे आप जैसे लोग भी जो अभी फील्ड के अंदर आ रहे हैं, मजीद काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। That's a brilliant idea. Yeah. That's a brilliant idea. This can definitely be taken up. Yeah. अच्छा माँ, मुझे ये बताओ कि जाहिर है जब हम एक्टिंग में अब की लॉट में और पहले की लॉट में यू नो कि बहुत डिफरेंस है। अब जो एक्टर्स हैं या हम पहले अपने एक्टर्स को देखते थे तो उनके अंदर जो लर्निंग वाली चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, और मैंने इंटरव्यूज़ और उन चीज़ों में उनके एक्सपीरियंसेस से सुना है। डू यू थिंक कि अब जो हमारे नए एक्टर्स हैं उनके अंदर वो चीज़ लैक करती है, दे आर लेस सपोर्टिव, और मे बी इफ़ दे आर सपोर्टिव तो वो उस तरह से कंपटिशन वाले फैक्टर में होते हैं? While you're working, have you experienced anything like that? हमारे जो senior actors थे ना, और even if we look at that entire generation, like our mothers and fathers or our uncles, they were very उस तरह से कि learning की उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे। तो हमारी जो generation है, it's more towards how to gain followers as quickly as possible. Yeah, that's unfortunate. Again, it comes down to सारा skill पर ही बात आती है, but people are not focusing on learning aspect of it or the skill of it. For example, if you ask me, like Maham, why do you want to be an actor? One day, inshallah, I would want to be known as one of the best actresses in the country. Inshallah, but for my skill, for my skill, तो आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ दोज पीपल जिनको देख के बोलें कि हाँ इसके पास ये भी है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। सो इट हैज़ मोर टू डू विद माई स्किल, पॉलिशिंग माई स्किल रादर देन गेनिंग फॉलोअर्स। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हमारी जनरेशन में ना, देर ऑल के लोगों के पीछे के कितना फीडबैक हमें मिल रहा है, वो जो एक है ना डोपामीन इनहैंस्ड एक कल्चर है कि जितनी जल्दी फीडबैक मिलता है उतनी जल्दी जो है वो फील गुड, आपको आप बड़ी अच्छी जल्दी फील गुड करते हो। इट्स मोर टू डू विद दैट डोपामीन कल्चर आई थिंक, लेस टू डू विद एक्चुअली ठहराओ and just like polishing your skill and consistency and no shortcuts, and taking your time with learning. I think वो lack कर रहा है किसी भी फील्ड में। even if I talk about myself, there is no shortcut. There is no shortcut. और जो चीज आप आहिस्ता आहिस्ता चेज करते हो वो लॉन्ग टर्म भी होती है। That's what I believe कि जो चीज आपने अचीव मेहनत से की होती है या आपने ऐसे किया होती है, आपको पता होता है कि आप किन फेजेस से गुजरे हो, वो आपको उसका मजा भी आता है और आप उसको समझते हो कि वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं। डू यू एग्री विद दैट कि सीखने और इन चीज़ों से देयर इज नो शॉर्टकट टू एनी टैलेंट? जो एक बंदा सीख के एक मुकाम तक पहुंचता है ना, और एक जो न्यू
होता है, जो जिसने अभी इतना ज़्यादा नहीं सीखा, तो उसमें बहुत क्लियर डिफरेंस होता है। जब आप एक सीख के एक जगह पे पहुंचते हैं तो आपको कोई भी वो चीज़ से वो नहीं कर सकता। और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना ऑनेस्टली, जब आपने कोई चीज़ अपनी मेहनत से अचीव की हो। सो कैसे, जब पहला एक ऑर्डर गया इकरा का, तो इकरा को कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। लाइक मुझे नहीं पता था कि ये, क्योंकि मेरा पहला ये प्रोजेक्ट था और मैंने यूनिवर्सिटी लेके गई, तो मुझे बहुत वहाँ से अप्रिशिएशन मिली। मेरी मैम फरियाद है, मेरी जो HOD हैं, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा है, और ये इस तरह से मेरे टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब मेरे घर वाले मामा वगैरह कहने लगे कि आप एग्जीबिशन लगाओ। फिर मैंने प्रॉपर अपना सारा रेडी किया, और उसके बाद फिर जब मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था उसमें मेरी फर्स्ट सेल हुई थी। और जब वो फर्स्ट मेरा सेल हुआ तो मुझे मेरे मतलब मैं बहुत खुश थी इस चीज़ से कि आई कैन इमेजिन कि आपको पहली अचीवमेंट और पहली सेल आपको जो खुशी देती होगी। मैं बहुत सालों से पेंटिंग सेल करती आ रही हूँ, मैं डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ और उनको सेल करती हूँ। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का मुझे बहुत शौक है कि आप एक डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई करो, लाइक फैब्रिक प्रिंटिंग और ग्राफिक्स, सब डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मुझे उन चीज़ों को बहुत शौक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे लैम्प्स बनाने में आ रहा है। लवली, चलिए अच्छी बात है कि आप अपने काम को एंजॉय करी हो। काम को एंजॉय करना मैम कितना ज़रूरी है। और मेरा एक और सवाल भी है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कोई फरमाइश की है कि आप चूँकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और आपने बहुत मुख्तलिफ वॉइस ओवर्स भी किए हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग कोई वॉइस ओवर जो आपने किया हो, जो आपने थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किया हो? आई थिंक आजकल जो मैं एक एनिमेशन कर रही हूँ, किड्स एनिमेशन, दैट इज़ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा उस तरह के उछल कूद वाले उसकी हरकतें होती हैं, तो उसकी आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं। Anything you can just do it for like a bit of that. I mean, जैसे I don't know, like अगर कोई कार्टून है तो something along the lines of, oh, ये शेर उधर बैठा है, like something like that, जो बना के बनावटी सा होता है, but it's like very cartoonish. It's very cartoonish. अच्छा, जो टर्किश शोज का बड़ा ट्रेंड आया था पाकिस्तान में, अभी भी है आई एम श्योर, और बहुत सारे लोग देखते भी हैं। इन टर्किश शोज के अंदर भी आपने वॉइस ओवर किया, राइट? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? टर्किश शोज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। उनकी जो लैंग्वेज और सारा कुछ वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगेन डॉक्यूमेंट्री हो उसमें आवाज़ डिफरेंट है, अगर आप कार्टून्स कर रहे हैं आवाज़ डिफरेंट है, टर्किश शोज कर रहे हैं तो डिफरेंट है। तो बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग द टर्किश शोज। मेन वर्क इट गोज टू कराची, बट लाहौर में जितना हमें मिल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह गुड। एक ड्रामा सेंट्रल एक चैनल है यूट्यूब पे, इट हैज़ लाइक ओवर 4 मिलियन फॉलोअर्स एट द मोमेंट। तो उसमें जो है काफ़ी शोज वगैरह आई हैव डन, काफ़ी उसके ऊपर काम। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, एक्टिंग ज़्यादातर काम कराची में है। जो लाहौर के आर्टिस्ट हैं दे ट्रैवल टू कराची और सारा कुछ, और यहाँ कंपैरेटिवली कराची के काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी है, शूट्स और सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन होती भी है, ऐसा नहीं हम कह सकते। सो आगे प्लान जब इसको कंटिन्यू करना है, तो यू आर फ्रॉम लाहौर, राइट? यस, हाँ, तो क्या प्लान है, मूव करना है कराची? आई विल परहैप्स हैव टू डू दैट, बिकॉज एज यू सेड योरसेल्फ के लाहौर में उस तरह से उतना काम नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब इंडस्ट्री यहाँ पे थी, बट नाउ ऑल ऑफ इट इज इन कराची। सो अगर आपको वॉइस ओवर्स में भी करना है, कुछ भी करना है, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन दिस करियर, तो ऑब्वियसली कराची इज द प्लेस टू गो। और पता है कराची में कैसे अभी पता है, बिल्कुल पता है, सारे बताते रहते हैं, के लिए एडजस्ट डरा रही हूं मैं। नहीं, मुझे सब बताते रहते हैं। इट्स नॉट कि आपका मुख्तलिफ या बुरा एक्सपीरियंस है, इट्स अबाउट कि आप अपने शहर के अंदर जो कंफर्ट फील करते हैं वो आपको दूसरे शहर में। इट्स अ वेरी सेफ सिटी, सेफ एंड यू नो हमें बड़ी आदत है मजेदार तरीके से रहने की, सो इट्स डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एज वेल। बहुत सारे लोगों को लाहौर से ज़्यादा, आई नो वेरी फ्यू पीपल जो कहते हैं कि जी बुरा है। मैं ज़्यादातर लोगों का ये एक्सपीरियंस जानती हूँ कि वो कहते हैं कि हमें कराची में बहुत मजा आता है, लाइफ इज़ वेरी फास्ट। आई थिंक लाइक वंस यू मेक योर सर्कल, योर पीपल, तो यू हैव अ लॉट ऑफ फन। वहाँ पे कल्चर वहाँ पे वाकई में बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू लाहौर, एंड वहाँ पे जो जॉब और वर्क एथिक है ना, प्रोफेशनलिज्म, बहुत प्रोफेशनलिज्म है। आई एग्री, सो दैट इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। लवली लवली। और ऐसा भी एक जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अलावा कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मिले और मैं इस पे करूँ कुछ? इंशाल्लाह अभी देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन व्हिच ओह लवली लवली लवली। आप बताएं इकरा, आगे क्या प्लान है भाई, अब क्या करना है? आगे मुझे अपने लैंप्स को लेकर चलना है और इन्हीं पे काम करना है, और डिफरेंट तरह के लैंप्स जो उनसे एक्सप्लोर करने हैं, मार्केट को देखना है कि किस तरह से मैं इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। लवली लवली। इन द एंड माहम, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग जान रहे हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। अपने जो आपका ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम का, उसके हवाले से भी एनीथिंग यू वांट टू से टू पब्लिक? maham_naz_ is my Instagram handle. Please follow me if you want to be a part of my journey.
और स्पेशली अगर आप लाहौर ये जो लाइफ स्किल्स एकेडमी है उसके लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं तो काइंडली रीच आउट टू मी। लवली। और इकरा, आप कुछ कहना चाहें इन द एंड अपने काम को लेकर? आर्टिस्टिक ऑरा स्टूडियो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरे लैम्प्स और मेरी डिफरेंट पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़बरदस्त टैलेंट दिया है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप जैसे आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और आप मज़ीद आपको कामयाबियाँ मिलें, आप बहुत बड़ा बिजनेस सेट करें, आप इससे निकलें और आपने जो जो लाइफ में सोचा है वो उसको अचीव करें। थैंक यू वेरी मच इकरा एंड माहम। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपकी नीयत का आपको सलाह मिले। माहम नाज और इकरा हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे आपकी हमने मुलाकात करवाई। इनके टैलेंट्स के हवाले से हमने आपको बताया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को। लेकिन जाते जाते हम सर्दियों में चाय को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो चाय के हवाले से जी, चाय मोस्ट वांटेड जो एक चीज़ है ना कि हर वक्त आपको चाय चाहिए होती है, सर्दी में कुछ भी हो आपको चाय कॉफ़ी चाहिए होती है। तो इसमें हम आपको लेकर जा रहे हैं एक डिफरेंट जगह पे। हमारे जो नुमाइंदे हैं जावेद रज़ा वट्टू, वो हमें बता रहे हैं कि कौन सी चाय सबसे ज़्यादा मशहूर है और लोग कितने शौक से पीते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। हम आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, चाय को पंजाब के मशरूबात में खास अहमियत हासिल है। यूं तो चाय सारा साल चलती है, मगर यहाँ पर आरिफ वाला में जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो चाय की मांग भी यहाँ पर बढ़ जाती है। मैं एक चाय के मशहूर ढाबे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो यहाँ पर शहरियों का रश भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर बैठते हैं और मज़े से चाय एंजॉय करते हैं और गपशप लगा रहे हैं। मुख्तलिफ ग्रुप की शक्ल में यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चाय के मशहूर ढाबे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर चाय बनाने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं और चाय पीने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम पहले बात करेंगे चाय बनाने वालों से कि वो यहाँ पर इतनी कौन सी खास चाय बनाते हैं जो यहाँ पर हर वक्त जो है वो रश लगा रहता है। तो जी आप बताइएगा चाय के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, सब तो पहले दूध हम खुद चुवाई कराई थी दूध की, तो एक खालस दूध होता है। अच्छी चाय बनाई थी, दूध पत्ती, इलायची वाली, गुड़ वाली, दालचीनी वाली, कॉफ़ी। और मेरा काम सन 90 तो लैके 2024 सुबह 9 तो लैके रात 12 बजे तक काम करीदा है। अच्छी चाय सर्दी हो या गर्मी हो, रश होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा रश होता है। कभी कभी लोगों को चाय लगती नहीं, बेचारे उठ के चल जाते हैं। अल्लाह पाक की खास रहमत है, शुरुआत तो यही काम है हमारा चाय का। चाय अच्छी बनाई दी है, दूध पत्ती, जो भी पीता है वो अच्छी चाय कहता, तारीफ करता है, हमारी भी और अल्लाह की भी। अल्लाह की खास रहमत है, चाय ऐसी अच्छी लगती है, गर्मी हो या सर्दी हो, राशि होता है चाय का। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने चाय बनाने वाले की गुफ्तगू तो सुनी, अभी हम बात करेंगे जो चाय पीने के लिए आते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस चाय में क्या ऐसी खास बात है जो यहाँ से चाय पीते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम इधर के मुकामी रहायशी हैं, ठीक है। हमारा इधर जो टी स्टॉल लगता है बहुत ही मशहूर है, बग्गा टी स्टॉल, ठीक है। अजमल इनका नाम है, बहुत ही मज़े की चाय होती है। हमारा काम इधर हॉस्पिटल है, इधर फैमिली हॉस्पिटल है, तो उधर मैं जॉब करता हूँ। तो हमारा काम मतलब भी हम आगाज़ ही हमारे चाय से होती है, ठीक है। दिन में भी चाय, रात में भी चाय, काम इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत अच्छी चाय होती है, गुड़ वाली मिलती है, इलायची वाली मिलती है, बहुत सारी चाय होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह से। सुबह 9 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है, रात 12 बजे तक इनका काम होता है। लेकिन फिर भी लोग हमसे आगे पूछते हैं कि हमने इधर बग्गे चाय वाले से चाय पीनी है, ठीक है। बहुत अच्छा काम है, 12 बजे तक इनका टी स्टॉल चलता है, बहुत अच्छा है उनका चाय। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, चाय बनाने वालों की भी गुफ्तगू सुनी और चाय पीने वालों की भी गुफ्तगू सुनी। चाय पीने वालों का यहाँ पर कहना है कि हम यहाँ पर आकर चाय से लुत्फ अंदोज होते हैं, बड़ी अच्छी चाय मिलती है और सर्दी की शिद्दत में भी कमी आती है और इससे उनकी जो थकान है दिन भर की वो भी यहाँ पर जो है वो उतरती है। उनका कहना है कि हम चाय से अपना आगाज करते हैं और जिस्म जो है वो हमारा उसमें हरारत आती है और हम सारा दिन जो है वो एक्टिव होके काम करते हैं। जी